Hi, hello to everyone. This is Kavish IS and we are going to talk about a very important topic. हाइड्रोजन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. मोर स्पेसिफिकली हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में पढ़ने वाले हैं. यू कैन सी आउट हियर दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन H2 और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. ये ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारे सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला सकता है, क्योंकि यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी ले सकते हैं. यू कैन सी आउट हियर हाइड्रोजन को डिस्क्राइब किया जाता है बहुत ही लाइटेस्ट और मोस्ट एनर्जेटिक एलिमेंट. देखिए ये जो एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसी से ग्रीन हाइड्रोजन बन रहा है और यही हमारा फ्यूचर को क्या कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल बना सकता है. हमारा जो डिपेंडेंस है आज क्रूड ऑयल के ऊपर, उसको कम कर सकता है. जितने सारे भी अभी मीटिंग्स होते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर, सब में यही बात की जाती है कि हम लोगों को रीन्यूएबल की तरफ शिफ्ट करना है. लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि 2050 आने तक 25% का जो शेयर है वो ग्रीन हाइड्रोजन क्या कर लेगा, एक्वायर कर लेगा. तो ऑफ कोर्स ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है. और रिसेंट में यूपीएससी ने भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है. प्रीवियस ईयर में ही ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था प्रीलिम्स में. सो लेट्स ड्वेल इनटू दिस टॉपिक, लेट्स स्टडी दिस टॉपिक कि आखिर ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है, उसका प्रोडक्शन कैसे हम लोग कर सकते हैं. देखिए पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें क्या करना होगा, उसे प्योरेस्ट फॉर्म में लाना होगा, H2 के फॉर्म में लाना होगा. जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि H2O में वाटर जो है हमारा, उसमें भी H2 है, लेकिन ये जो H2 है वो कंबाइंड फॉर्म में है, वो वाटर है, उससे हम लोग एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं जब तक ले इस हाइड्रोजन को हम लोग अलग नहीं कर दें. नाउ द पॉइंट इज दैट वी हैव द प्रोसेस नाउ, जिससे कि हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर लेते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस. अब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ है. पहला तो है इलेक्ट्रिसिटी, आपको बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, और दूसरा है वाटर. जहाँ पर कम पैसों में इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी है और जहाँ पर एबंडेंस ऑफ वाटर है, वहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं बहुत ही चीप प्राइस में. और वो क्या करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमें ट्रांसिशनिंग करने में. ट्रांसिशनिंग कहाँ से, क्रूड ऑयल से. क्रूड ऑयल से हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट कर जाएंगे टुवर्ड द रीन्यूएबल्स, और उसमें भी ग्रीन हाइड्रोजन. पहले तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को समझ लेते हैं. इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हम लोग क्या करते हैं, पास कराते हैं वाटर से. यू कैन सी आउट हियर वाटर मॉलिक्यूल को इंसर्ट किया जा रहा है, और इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाएगा तो कैथोड की तरफ हाइड्रोजन एक्यूमुलेशन हो जाएगा और एनोड की तरफ आपका ऑक्सीजन एक्यूमुलेशन हो जाएगा. ये हाइड्रोजन जहाँ से एक्यूमुलेट हो रहा है वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे एक अमाउंट में कंसंट्रेट कर सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं, इसका फ्यूल सेल बना सकते हैं, और इसको डायरेक्ट एनर्जी के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं. वेयर एज ऑक्सीजन जो यहाँ पर निकल रहा है उसके डिफरेंट इंडस्ट्रियल यूजेस हो सकते हैं. तो इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके वाटर को स्प्लिट कर देते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. उससे जो हमें हाइड्रोजन की ज़रूरत है वो पूरा हो जाती है. बहुत सारे और भी यूजेस हैं इस हाइड्रोजन के, जैसे कि हम लोग फर्टिलाइज़र भी क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं. यू कैन सी आउट हियर ये जो हाइड्रोजन है उससे अमोनिया का प्रोडक्शन करते हैं, और अमोनिया एक तरह का प्रोडक्ट है जो कि हम लोग फर्टिलाइज़र की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि करंट यूजेस क्या क्या है हाइड्रोजन के. मैंने अभी आपको फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन के बारे में बात किया कि हाइड्रोजन का यूज़ करके हम लोग फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन कर सकते हैं. ये फ्यूल सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जो आज क्रूड ऑयल पर हम लोग डिपेंडेंट है ना, जब हम लोग यूज़ करने लगेंगे आपका हाइड्रोजन, तो बाई प्रोडक्ट वाटर होगा, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, और ये एक ग्रीन फ्यूल की तरह काम करेगा. और भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं, सच एज फूड प्रोडक्शन, मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, सिंथ फ्यूल, इन सब में भी यूज़ होता है. बट सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ पर हम लोगों का एज एन इंडियन फोकस है वो फ्यूल सेल की तरह है, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने जो कार हैं या फिर अपने जो व्हीकल्स हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं. बिकॉज हमारा जो एक सब्सटेंसिव अमाउंट जाता है ना, वो क्रूड ऑयल को खरीदने में जाता है. हमारे पास सब चीज़ है सिवाय तेल, कच्चा तेल को छोड़ करके. वेस्ट एशिया से हम लोग जब तेल खरीदते हैं तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बहुत ही ज़्यादा खाली हो जाता है, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन हम लोग खोज रहे हैं. हम लोग इथानॉल ब्लेंडिंग करते हैं अपने पेट्रोल में, उसके साथ साथ हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन
हाइड्रोजन की तरफ भी मूव कर रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था नितिन गडकरी को, वो कह रहे हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन के प्लांट जो हैं वो इंडिया में लगाए जाएंगे। वो एक ऐसे पर्सन हैं जो कि इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज़ को सुनते हैं और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए जो दो चीज़ों की ज़रूरत है ना, वो भारत के पास बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। पहला तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए अगर हम लोग सन का यूज़ कर रहे हैं यानी सोलर का यूज़ कर रहे हैं तो वो भी एक ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर ही आएगा। और दूसरा, वाटर की एबंडेंस है। मैं साउथ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ। नॉर्थ इंडिया में पानी की कमी नहीं है। सो इंडिया एक बहुत ही अच्छा रीजन हो सकता है जहाँ पर हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। नाउ ये तो समझ में आ गया हम लोगों को कि ग्रीन हाइड्रोजन कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा रीन्यूएबल है, लेकिन क्या कुछ प्रॉब्लम भी है उससे रिलेटेड, तो बहुत सारे कंसर्न भी हैं, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हाइड्रोजन जो है उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा हो सकता है अगर वो लीक कर जाए तो। और ये लीक जो होगा वो क्या करेगा, उसमें ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी होगी और इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही डेंजरस भी होगा। उसके साथ साथ जब आप ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर रहे हो तो एबंडेंस ऑफ वाटर की ज़रूरत है। तो इससे क्या हो सकता है, वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो सकती है उस रीजन में, एज वेल एज ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस हो सकता है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं, इंडिया क्या कर रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, मैंने आपको बताया ना उसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो चाहिए वो आप क्या कर रहे हैं, कोयले से प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो कहाँ से ग्रीन हाइड्रोजन होगा, कोल से तो आप उतना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर ही दे रहे हैं, उससे क्या बेनिफिट होगा इन्वायरमेंट को? बेनिफिट इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी नहीं होगा। हालांकि इंडिया सोचेगा कि हमारे पास तो एबंडेंस में कोल है, हम लोग कोल का यूज़ करके ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे और उससे हम लोग क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन जो है वो कम कर सकते हैं। तो ये एक दिमाग में चल सकता है इंडिया का, लेकिन ऑफकोर्स इंडिया बहुत ही समझदारी से काम करता है, इन्वायरमेंट के ऊपर इंडिया का भी ध्यान रहता है। लेकिन इंडिया के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि वो कोल का यूज़ करना तुरंत बंद कर दे। भारत ने कहा है कि हम लोग 2070 तक बंद करेंगे। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया कोल का यूज़ नहीं करेगा ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए। देखिए, हाइड्रोजन बहुत तरह से बन सकते हैं और आप देख सकते हैं इसको हाइड्रोजन रेनबो कहा जाता है। सबसे पहले अगर आप यूज़ कर रहे हैं रीन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी सोर्स, मतलब कि सोलर का यूज़ कर रहे हैं या फिर विंड का यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रो का यूज़ कर रहे हैं, ये सारे जो रीन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उससे जो प्रोड्यूस हो रहा है हाइड्रोजन, उसे हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे। लेकिन अगर आप नेचुरल गैस का यूज़ कर रहे हैं, उससे आप हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसे ब्लू हाइड्रोजन कहेंगे। अगर आप सोलर का यूज़ कर रहे हैं, देखिए येलो हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन सेम है, बट येलो हाइड्रोजन में हम लोग स्पेसिफिकली कहते हैं कि अगर सोलर पावर का यूज़ किया जा रहा है और उससे अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं हाइड्रोजन, तो उसे हम लोग येलो हाइड्रोजन कहेंगे। वेयरएज अगर पिंक और पर्पल हाइड्रोजन की बात करें तो उसमें न्यूक्लियर पावर स्टेशन से आप अगर हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियर पावर का यूज़ करके आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, उससे हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसे हम लोग पिंक या फिर पर्पल हाइड्रोजन कहेंगे। टर्क्वाइस हाइड्रोजन क्या होता है? टर्क्वाइस हाइड्रोजन में हम लोग नेचुरल गैस का ही यूज़ करते हैं, लेकिन जो बाई प्रोडक्ट होता है ना, वो सॉलिड कार्बन के फॉर्म में होता है। ऐसा नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में हो, वो पूरा हवा में चला गया, जी नहीं, वो सॉलिड कार्बन में होगा। वो सॉलिड कार्बन का आप डिफरेंट यूजेस फिर कर सकते हैं। वेयरएज ग्रे हाइड्रोजन क्या है? अगर आप नेचुरल गैस का प्रोड्यूस कर रहे हैं और CO2 गैसियस फॉर्म में है, जिसको आप इन्वायरमेंट में क्या कर रहे हैं, उड़ा दे रहे हैं, तो उसे हम लोग ग्रे हाइड्रोजन कहेंगे। ब्राउन और ब्लैक हाइड्रोजन वही है जो कि मैं बात कर रहा था कि इंडिया करेगा या नहीं करेगा कोल से प्रोडक्शन, उसको हम लोग कहेंगे ब्राउन या फिर ब्लैक हाइड्रोजन, जिसको प्रोड्यूस करने के लिए कोल से उत्पन्न हुई इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं। वाइट हाइड्रोजन वही है जो कि नेचुरली ऑकरिंग है। तो आपको थोड़ा सा याद कर लेना है, हो सकता है कि प्रीलिम्स में पूछा जाए, लेकिन उतना ज़्यादा चांसेस नहीं है। इस बार का जो ग्रीन हाइड्रोजन का क्वेश्चन है वो मैं डाल दूंगा, आप ट्राई करिएगा उसको सॉल्व करने के लिए। हाइड्रोजन का इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि ये देखिए मेंस के लिए अब कुछ पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हाइड्रोजन का इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, किस तरह से कंट्री जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर इन्वेस्टमेंट फंड की बात करें तो HY24 जो है वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स बहुत सारे ला रहे हैं। ये कुछ ऐसे क्लासिक इंडस्ट्रीज हैं जो ग्रे से ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ मूव कर रहे हैं। यू कैन सी आउट हियर 2017 में कितना कम अमाउंट जो है वो दिया जा रहा है आपका ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ, और 2032 तक अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा नंबर
नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिप्लॉयमेंट स्टेशन जो है वो 1600 होने की बात की जा रही है। तो इससे पता चल रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हो रहा है, राइज करने वाला है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हमें सच में रिन्यूएबल्स की तरफ मूव करना है। तो UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें तो ये बार बार वही कर रहा है कि हमें क्या करना है, 3 टाइम्स इंक्रीज करना है हमारा रिन्यूएबल का प्रोडक्शन 2030 तक। तो ये बहुत बड़ा टारगेट है और उसको अचीव करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन को भी इंक्लूड करना ही होगा। नाउ पॉलिसी और रेगुलेशंस में भी चेंजेस करने होंगे। यूरोपियन यूनियन जो है वो भी इन्वेस्टमेंट रेस में आ रहा है, क्योंकि यूएसए क्या कर रहा है, बहुत सारे सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहा है और कह रहा है कि हाइड्रोजन प्रोडक्शन होना चाहिए। पॉलिसी मेकर्स को भी प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट देना पड़ेगा ताकि हाइड्रोजन में ट्रांजिशन हो जाए। और इसके लिए गवर्नमेंट का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कि नितिन गडकरी कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, उनका जो डिपार्टमेंट है वो कुछ काम कर रहा है जो कि ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर ध्यान दे रहा है। और उनका जो मेन मकसद है वो ये है कि जो बसेज है ना वो हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी पर चले, और इसके लिए बहुत सारे R&D भी जो हैं वो भारत में चल रहे हैं। यू कैन सी आउट हियर, हाइड्रोजन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हैवी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मैंने बोला ना बसेज में और ट्रक्स में नितिन गडकरी बात कर रहे थे, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि हैवी ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक, बस, ट्रेन, शिप, ये सब में हाइड्रोजन का पावर से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ड्राइव कर सकते हैं। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है। क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल में प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरीज को हमें एक्सचेंज करना पड़ता है, पर हाइड्रोजन में उस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रोजन में कोई चार्जिंग टाइम नहीं होता है जो कि बैटरीज में होता है। तो ये सारे जो पॉइंट है ना वो बहुत ही एक वाइबल अल्टरनेटिव बनाते हैं ग्रीन हाइड्रोजन को, और 1 स्टेप अहेड रखते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल से। उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि जीरो एविया नाम की कंपनी है, वो डेवलप कर रही है हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो कि पावर्ड करेगी इंजन्स को। देखिए हाइड्रोजन पावर्ड इंजन्स प्लेन जेट इंजन्स में लगेंगे और प्लेन्स H2 पावर्ड चलेगी। ये बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी होगी, बहुत ही बड़ा लीप होगा, क्योंकि एविएशन फ्यूल जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, बहुत ही कॉस्टली होता है, और इसमें एक नया प्लेयर आएगा तो हो सकता है कि जो प्राइस पॉइंट है एविएशन फ्यूल का वो भी गिरे। हालांकि अभी इतना नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा इन सब चीज़ों को, लेकिन फ्यूचर जो हमें यहाँ दिखाई पड़ रहा है वो काफ़ी बेटर लग रहा है। ये कंपनी ने कहा है कि कुछ सालों में वो क्या करेंगे, इसको कॉमर्शियलाइज करेंगे इस टेक्नोलॉजी को, और हमें देखने को मिल सकता है कि हाइड्रोजन पावर्ड आपका जेट इंजन्स रहेंगे, प्लेन्स जो होंगे वो हाइड्रोजन पर उड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि ग्लोबल बेनिफिट ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी 2050 तक क्या होगा। 18%, कहीं कहीं आपको 25% भी मिल जाएगा कि इतना जो एनर्जी डिमांड है वो हाइड्रोजन जो है वो कैटर करेगा। आप देख सकते हैं इससे एक सब्सटेंसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा, जो आपका मार्केट वैल्यू अगर हाइड्रोजन की बात करें तो $2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हाइड्रोजन क्रिएट करेगा, और जॉब जो है वो 30 मिलियन जॉब जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन के तहत क्रिएट होगा। ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी लाने वाला है, साथ साथ में चैलेंजेस भी लाने वाला है। मैंने आपको बात की इसके बारे में कि जो चैलेंजेस होंगे वो वही होंगे कि ये बहुत ही कॉस्टली है, अभी बहुत ही दाम लग रहा है। अगर ग्रीन हाइड्रोजन को हमें प्रोड्यूस करना है तो उसी को कम करना हमारे लिए क्या होगा, एक चैलेंज को ओवरकम करना होगा। और अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारा है ही, क्योंकि रिन्यूएबल इज द फ्यूचर। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको रोकना है तो रिन्यूएबल की तरफ जाना पड़ेगा। पेरिस एग्रीमेंट सिंपली कहता है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से हमारा जो टेम्परेचर है वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और इसके लिए रिन्यूएबल बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। सो ये सारे कुछ पॉइंट थे जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया अभी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था, लेकिन ये सारे जो पॉइंट हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में सिन फ्यूल से रिगार्डिंग क्वेश्चन था, इंटरनल कंबशन इंजन के ऊपर क्वेश्चन था, किस तरह से हाइड्रोजन का यूजेस हो सकता है वहां से था। मुझे उतनी अच्छी तरह से याद नहीं है क्वेश्चन क्या है। ये टॉपिक से आप उस क्वेश्चन को डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।